नमस्कार आप सभी को, मैं समृत राठौर आपके अपने YouTube चैनल समृत सर पाठशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आज की नई इस वीडियो में आपको लेके आए हैं एक नया टॉपिक जिसमें है लोकसभा। लोकसभा जो हमने कैसे पढ़ेंगे इसको हम आपको बताएंगे। कोशिश हमने ये की है कि जितना भी लोकसभा से संबंधित पॉइंट्स हैं, पूरी लोकसभा को पढ़ाना तो खैर मुमकिन नहीं हो सकता, लेकिन हमने वो चीज़ समराइज करके कोशिश की है कि जो भी एग्ज़ाम पर्पस से जो भी पॉइंट्स बनते हैं, जहाँ से क्वेश्चन रेज हो सकते हैं, पुटअप हो सकते हैं, वो क्वेश्चन हमने कोशिश करी है इस वीडियो में माध्यम से आपको बताने की। बस आप अंत तक देखते रहिएगा और हमें लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई पॉइंट छूट भी जाता है तो आप हमें ज़रूर बताएंगे। तो लोकसभा, पहले तो ये समझ लेंगे कि हमने आपको जब विधायिका पढ़ाया था तो उसमें 3 चीज़ें क्लियर की थी। नंबर 1 संसद बताया और एक विधानमंडल। तो विधानमंडल तो अभी हमने छुआ ही नहीं है, संसद की बात करते हैं जो केंद्र में है। तो हमने बताया 79 और फिर 81 वो राज्यसभा 80। हमने इससे पहले वाले वीडियो में हमने राज्यसभा पढ़ाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो कृपया करके उस वीडियो को भी देख लें ताकि बहुत अच्छे से समझ में आ सके। और वीडियो को हमेशा क्रम वाइज देखा करें। यदि आपने हमारे चैनल को आज से देखना शुरू किया है तो शुरुआत से कोशिश करें कि जितने भी वीडियो हैं वो आप अगर देखते आएँ तो एक दूसरे से लिंक मिलता हुआ ज़रूर मिलेगा। तो संसद के हमने 3 हिस्से बताए थे आपको। 3 स्तंभ हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा दिया, राष्ट्रपति हमने राष्ट्रपति वाले टॉपिक में पढ़ा दिया। आज पढ़ा रहे हैं लोकसभा। अनुच्छेद 81 के अंतर्गत लोकसभा का जिक्र किया गया है। तो इसमें अधिकतम सीट कितनी होती हैं, सबसे पहले सीट जान लेते हैं। तो अधिकतम सीट इसमें 252 होती हैं, जिसमें से 552 होती हैं, जिसमें से 550 सीट हमारी राज्य और केंद्र से जो आती हैं और और 2 सीटें मनोनयन से आती हैं। यानी सीधी 550 चुनाव से आती हैं और 2 सीटें मनोनयन यानी एंग्लो इंडियन से चुने जाते हैं। अब यहाँ वर्तमान में कितनी सीटें हैं? इतनी हो सकती हैं, आई नहीं अभी तक। वर्तमान में क्या हाल है? तो वर्तमान में हमारे पास 545 सीट हैं। 545 में से 543 चुनाव द्वारा होके आती हैं और 2 मनोनयन से हैं। तो हमारे पास ये फिक्स हो गया कि मनोनयन यानी जो एंग्लो इंडियन जो मनोनीत किए जाते हैं उससे और 543 चुनाव द्वारा। इतनी बात हमें क्लियर समझ में आ गई। अब हमें ये भी जानना जरूरी है कि लोकसभा का चुनाव होता है उसमें क्या हम भाग ले सकते हैं। तो लोकसभा का चुनाव नहीं, उसको ये कहते हैं लोकसभा के सदस्य का चुनाव, प्रत्येक 5 साल पे होता है। तो उसकी योग्यताएं क्या हैं? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए भारत का नागरिक हो। हमने आपसे योग्यताओं में पहले ही जिक्र किया है कि जितनी भी योग्यताएं हैं सब में कुछ योग्यताएं कॉमन रखी गई हैं। तो उन कॉमन योग्यता में भारत का नागरिक हो ये सभी पर लागू होता है, क्योंकि ये योग्यता इसलिए आवश्यक है कि ये विदेशियों को नहीं दी जाती है। कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। इससे पहले हमने राज्यसभा में बताया था, तब आपको ये जिक्र किया था कि लोकसभा में 25 और राज्यसभा में 30 और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अब यहाँ पर थी तो लोकसभा का स्पीकर बनने के लिए हमारे पास कितनी है? अधिकतम, यानी प्रधानमंत्री बनने के लिए हमारे पास अधिकतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री हमें वो लोकसभा से का भी व्यक्ति बन सकता है। तो लोकसभा की न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष होनी चाहिए। ये भी हमने आपको कई बार बताया कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, यानी वो किसी गवर्नमेंट या ऐसी नौकरी पर नहीं होना चाहिए। पागल, दिवालिया अथवा कोड़ी न हो, इसका सीधा सा मतलब है मानसिक रूप से विकलांग नहीं होना चाहिए, मानसिक स्थिति उसकी अच्छी होनी चाहिए। ये योग्यताएं तो हमारे पास हैं, इसीलिए हम लोकसभा के चुनाव में लड़ने के लिए पीछे नहीं हटते। हाँ, अब आगे देखते हैं निर्वाचन। इनका चुनाव सीधे जनता द्वारा होता है। राज्यसभा का चुनाव हमने बताया था कि अप्रत्यक्ष तरीके से, उपराष्ट्रपति का प्रत्यक्ष तरीके से, राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष तरीके से, इनडायरेक्ट।
लेकिन लोकसभा हाउस ऑफ पीपल यानी जनता का सदन है, इसे निम्न सदन भी कहते हैं, इसलिए यहाँ पर इसको सीधे जनता द्वारा चुना जाता है, इसलिए इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। तो इनका चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है। इसमें किसी प्रकार का एक और बात है कि हर जितने भी आपको चुनाव अभी हमने पढ़ाए थे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ऐसे में, तो उसमें ये था कि आपको इतना फिक्स कोटा लाना है, 50%, 51%, 25%, जो भी फिक्स होता है वो लाना आपको अनिवार्य है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। हम लोकसभा में अब 4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, जिसको सबसे ज़्यादा मत मिलेंगे उसको जीत हासिल कर दी जाएगी, दर्ज करा दी जाएगी। उसके बाद अगला है कार्यकाल। अगर हम देखते हैं लोकसभा का, एक सामान्य लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यदि ये 5 वर्ष किसी प्रकार की कोई मुसीबत नहीं आती है। अब आप सोच रहे होंगे ये मुसीबत क्या चीज़ है, तो मुसीबत ये है कि यदि आपको पूर्णतः बहुमत प्राप्त है, यानी कोई भी लोकसभा भंग नहीं हो रही है या विघटित नहीं हो रही है, आप बहुमत में हैं, तो आपके सभी सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। लेकिन इसमें एक ये है, अनुच्छेद 85 में हमने जिक्र किया है कि बहुमत न होने पर 5 वर्ष से पहले भी इसमें उठापटक हो सकती है। हो सकता है कि कोई दूसरा व्यक्ति सरकार बना ले या बहुमत सिद्ध, वो अलग चीज़ है, लेकिन इसे 5 वर्ष से पूर्व भी विघटित किया जा सकता है। उसके बाद अनुच्छेद 83 बी में हमने बताया राष्ट्रीय आपात 352 के दौरान 1 वर्ष की वरीयता 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। बात यह है कि हमारे यहाँ ये प्रावधान दिए गए हैं, ये बताया गया है कि यदि राष्ट्रीय आपात होता है, किसी प्रकार की हमारे देश पर मुसीबत है, तो यानी चुनाव को 1 साल के लिए अधिकतम बढ़ाया जा सकता है। तो यहीं पर वो बात कही गई है कि यदि चुनाव नहीं हो सकते हैं, यानी सरकार चुनाव कराने की स्थिति में नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में उसको 1 साल बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन के तहत हमें ये बताया गया था, यानी इंदिरा गांधी का शासनकाल चल रहा था, उसमें 42वां संविधान संशोधन 1976 में बहुत बड़ा बदलाव हुआ था। ये हमने संविधान संशोधन में आपको बताया था, जिसमें ये भी बताया था कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। उसमें बहुत सारे बदलाव हुए थे। तो यह भी एक बदलाव था कि लोकसभा का जो कार्यकाल था वो 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया था। यानी उस समय ये कोशिश की गई थी कि जिस तरीके का राज्यसभा का कार्यकाल है, उसी तरीके से लोकसभा का कार्यकाल भी किया जाएगा। लेकिन हुआ ये 77 के अनुसार सरकार बदल गई, यानी 78 में मोरारजी देसाई जनता सरकार गैर कांग्रेसी सरकार बन गई, और उसमें फिर 44वां संविधान संशोधन हुआ। उसमें वही बात जो थी, जो इंदिरा गांधी ने काफ़ी बदलाव किए थे, वही बदलाव पूरे फिर से बदल दिए गए। और उसमें कोरम की व्यवस्था भी हमने आपको बताई थी कि यदि कोरम 1/10 पूरा नहीं करता होगा गणपूर्ति, तो आपका प्रस्ताव या मीटिंग या मंजूरी नहीं मानी जाएगी। लेकिन 42वें में उसे ख़त्म कर दिया गया था, यानी 44 में संविधान संशोधन 1978 में उसे फिर से लागू कर दिया। इसके बाद पहुंचते हैं लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा स्पीकर की बात कर लेते हैं। तो लोकसभा स्पीकर, यहाँ पर लोकसभा पढ़ रहे हैं तो लोकसभा अध्यक्ष है, और हम राज्यसभा पढ़ रहे थे तो राज्यसभा का सभापति था। तो उसमें एक चीज़ थी कि राज्यसभा का जो सभापति था वो सदन का सदस्य नहीं हुआ करता था। ये हमने आपको उसमें जिक्र किया था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसका चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा उसी एक सदस्य को चुना जाता है। यानी यहाँ पर लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा उसी में से एक सदस्य चुना जाएगा। और उपाध्यक्ष, इसकी पहली बैठक में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का यहीं पर नियुक्ति कर ली जाती है, चयन कर लिया जाता है। अब लोकसभा का मुख्य काम क्या होता है? लोकसभा का मुख्य काम एक शब्द में ये कह सकते हैं, संचालन करना। किसी को कब खड़ा होना है, क्या जवाब देना है, कब बैठाना है, क्या करना है, यानी पूरी लोकसभा को मेंटेन करने का जो काम है, संचालन कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष।
इसका जिक्र अनुच्छेद 93 से 97 के बीच इसके सारे प्रावधानों का जिक्र किया गया है। हाँ, इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण काम और होता है लोकसभा का, लोकसभा अध्यक्ष का। किसी विधेयक को धन विधेयक अध्यक्ष ही घोषित करेगा। यानी जब कोई विधेयक पास किया जाता है, कौन सा वित्त विधेयक, धन विधेयक, कौन सा विधेयक है जिसे धन विधेयक घोषित करेगा, तो वो लोकसभा अध्यक्ष ही करेगा। इससे पहले वाले हमने वीडियो में आपको ये भी बात बताई थी कि धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही पहले पेश किया जाता है, बाद में वो राज्यसभा में जाता है। यदि वह राज्यसभा में 14 दिन में पारित कर दिया जाता है तो ठीक, और नहीं तो स्वतः पारित मान लिया जाता है। तो यहाँ पर एक और उसका काम है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। इसकी भी बात समझ लीजिएगा। लोकसभा संयुक्त अधिवेशन मतलब जॉइंट सेशन चलेगा। अगर जॉइंट सेशन में है तो 545 सदस्य लोकसभा के हैं और 245 सदस्य राज्यसभा के हैं। तो बहुमत की संख्या तो लोकसभा के सदस्यों की अधिक है, इसलिए वहाँ लोकसभा का वर्चस्व रहता है। इसलिए उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। निर्णायक मत देने का अधिकार, देखिए ये भी हमने आपको राज्यसभा में भी जिक्र किया था, यहाँ भी समझ लीजिएगा। यदि वोट पढ़ते पढ़ते 50-50 हो जाए, ऐसा बहुत कम संयोग होता है कि अगर वोटों की संख्या 50-50% अगर बट जाती है तो निर्णायक मत देने का हक किसको होता है? लोकसभा अध्यक्ष को। उसके बाद यदि दोनों न हों तो ये है कि अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही नहीं हैं अगर उस समय में, तो राष्ट्रपति एक किसी व्यक्ति को, वरिष्ठ व्यक्ति को या जो भी आप उसको चाहेगा, उसको उस समय के लिए लोकसभा अध्यक्ष बना सकता है, जब तक कि वो आ नहीं जाते हैं। अब आती है त्यागपत्र। त्यागपत्र आप सीधा राष्ट्रपति की तरह कंपैरिजन कर लीजिएगा। देखिए, जब भी हम राष्ट्रपति की तरह कंपैरिजन करते हैं तो अध्यक्ष जो है अपना इस्तीफा त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा अध्यक्ष को सौंप देता है। ये हमने बात पढ़ ली। अब यहाँ पर एक कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हमने आपको डिस्कस करना चाहता हूँ। ये है अनुच्छेद 330। इसमें कुछ आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। उसमें ये थी कि लोकसभा में जो सीटों का आरक्षण है वो कुछ जातिगत विशेष के आधार पर किया गया था, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति और एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन का तो मैंने यहाँ भी जिक्र कर दिया था। इसमें अनुसूचित जाति की 84 और 47 सीट अनुसूचित जनजाति की डिवाइड हैं। तभी तो कह देते हैं ये वाला क्षेत्र कैसा है, अनुसूचित जाति से प्रावधान है, आरक्षित क्षेत्र है, इसमें कोई और खड़ा नहीं हो सकता। अब हम आपको आरक्षित का थोड़ा मतलब बता देते हैं। ये आरक्षण आपको पंचायत व्यवस्था में भी मिलता है। इसी प्रकार से महिलाओं की भी उसमें भागीदारी है। अब यहाँ पर इस आरक्षण का मतलब ये है कि जो भी सीटें जहाँ पर ये आरक्षित सीट होगी तो वहाँ पर जिस वर्ग के लिए आरक्षित है उसी वर्ग का व्यक्ति खड़ा होगा, यानी जनरल का नहीं खड़ा होगा। लेकिन जहाँ पर सामान्य सीट होती है वहाँ पर ये आधार होता है कि वहाँ पर कोई भी खड़ा हो सकता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। इसको निम्न सदन, अस्थायी सदन या हाउस ऑफ पीपल के नाम से भी जाना जाता है। तो राज्यसभा हमने जब संसद पढ़ाया तो राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। अब वहाँ पर कंपैरिजन करें, राज्यसभा स्थायी सदन होता है, वो कभी भी भंग नहीं होती है, और ये अस्थायी सदन होता है कि ये 5 साल बाद भंग हो जाती है क्योंकि दोबारा चुनाव होते हैं। हाउस ऑफ पीपल इसलिए करता है जनता का प्रिय, जनप्रिय सदन इसलिए है कि जनता ने अपने हितों के संरक्षण के लिए इनको चयनित किया है। सरकार बनाने के लिए, हाँ ये है कि अब हम कहते हैं जनता का हाउस ऑफ पीपल है, तो जनता को सरकार बनाने के लिए बहुमत लोकसभा में पारित करना होता है, बहुमत सिद्ध करना होता है। इसमें एक और चीज़ है, सरकार तथा मंत्रिमंडल जो होते हैं वो लोकसभा के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये हमने आपको पहले भी जिक्र किया था। अब यहाँ है धन विधेयक। राज्यसभा में पढ़ाया था, उसमें भी आपको बताया था कि धन विधेयक सदैव लोकसभा में आता है। मैंने कई बार उसमें कहा था कि लोकसभा में सदैव पारित होता है, और लोकसभा के बाद तब उसके बाद राज्यसभा में जाता है। यदि वो पारित 14 दिन में हो जाता है तो ठीक, नहीं तो स्वतः ही पारित मान लेते हैं।
संयुक्त अधिवेशन, ये भी मैंने बता दिया, संयुक्त अधिवेशन इसीलिए होता है कि दोनों का जॉइंट सेशन हो जाता है और उसमें वर्चस्व लोकसभा का रहता है। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ही आता है, निंदा प्रस्ताव लोकसभा में ही आता है, और जितने भी प्रस्ताव हैं वो कुछ प्रस्ताव स्पेशली लोकसभा में ही पहले पेश किए जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, यदि किसी को 1/6 मत प्राप्त नहीं है तो उसकी कहते हैं जमानत जब्त कर ली जाती है। यानी आप किसी भी वोट में खड़े हुए हैं किसी चुनाव में, यदि 1/6 आपको वोट नहीं प्राप्त हैं तो आपका जो जमानत राशि जमा की है वो आपको नहीं मिलेगी। यहाँ एक दूसरा शब्द हमने बताया था कोरम। कोरम हमने संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 में भी जिक्र किया था। अब यहाँ भी कर देते। कोरम वही है कि टोटल सदस्यों की संख्या अगर मान लीजिए 545 है, अगर 545 का अगर 10% निकालते हैं तो यदि 55 सदस्य अगर मौजूद हैं तो उसकी जो बैठक है उसकी मंजूरी मान ली जाएगी, वो जो प्रावधान निकलेंगे उनको मंजूरी दे दी जाएगी। ये कोरम अनिवार्य, यानी बैठक के लिए 55 सदस्य होना अनिवार्य है। कुल सीटों का 1/10। हाँ, एक और चीज़ है इसमें, विपक्ष का दर्जा। विपक्ष का दर्जा ये होता है कुल सीट का 1/10 अगर प्राप्त होता है तो विपक्ष का दर्जा प्राप्त होगा। यानी 545 का 10 यानी 55 ये मिल जाएगा। वर्तमान समय में विपक्ष रिक्त इसीलिए है क्योंकि विपक्ष का वर्चस्व कम है। शायद कांग्रेस विपक्ष के दायरे में थी लेकिन 44 सीट थी शायद इस लोकसभा में, इसलिए विपक्ष इसलिए मजबूत नहीं है। लेकिन अच्छे लोकतंत्र के लिए मेरी खुद की ये कल्पना है कि विपक्ष को हमेशा मजबूत रहना चाहिए, क्योंकि सत्ता पक्ष से सवाल विपक्ष ही करता है और विपक्ष हमेशा जनता का हितकारी होता है और जनता के फेवर में सोचता है। और अगर सरकार पर अंकुश लगाने का कार्य विपक्ष का होता है। यदि आप उसे एक तरफा बना देंगे तो हो सकता है कोई सरकार निरंकुश हो जाए, इसलिए विपक्ष का हमेशा मजबूत रहना जरूरी है। भले ही आप जीत चाहें तो उसे दे सकते हैं लेकिन निरंकुशवादी ना बनने दें अगर लोकतंत्र को मजबूत रखना है तो। संसद द्वारा 60 दिनों में एक और कंडीशन है कि यदि आप संसद में 60 दिन की कार्यवाही में अगर 60 दिन अगर एब्सेंट रहते हैं तो आपकी जो सदस्यता है उसे रद्द कर दी जाएगी। एक और है प्रोटेम स्पीकर। जब नई नई लोकसभा या लोकसभा जब चयनित होती है तो उस समय मान लीजिए कोई अध्यक्ष नहीं है तो उनको शपथ दिलाने के लिए एक प्रोटेम स्पीकर यानी कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर लिया जाता है, उसी को प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। और वो जब तक रहता है जब तक नया अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता है। तो हमने ये कोशिश करी है कि लोकसभा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन और पॉइंट्स होते हैं वो आप आप चाहेंगे तो वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करना चाहेंगे। हमने इसलिए बता दिया कि पूरा आप आराम से लिख लेते हैं। और ये तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैनुअल जब मैं पढ़ा रहा था तो वीडियो कुछ बड़ी हो जा रही थी, इसलिए इस तरीके को अपनाया। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप ऐसे ही रहिए, मिलते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना स्नेह भेजते रहिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय।